हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में गर्मी सर्दी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने KP के हालात से मुतल्लिक लब खोल दिए। एमल वली की भी संगीन इल्जामात। बिलावल ने मामलात की बेहतरी के लिए बड़ी तजवीज़ दे दी। वजीर आला गंडापुर अपनी पार्टी के हवाले से शिकवे करते रहे। कौमी सलामती से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी शेयर करेंगे। इसके अलावा सियासतदानों ने साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी को भी धोखा दे दिया। 1956 में दौरा चीन के दौरान मिलने वाले असल तहफ़ की जगह नकली तहफ़ रखकर धोखा करने वाले सियासतदानों की कारस्तानियों के पोल खुल गए। सेक्रेटरी काबीना तोशाखाना मामले को अहमियत देने से ही इनकारी, बगैर तैयारी कमेटी जा पहुंचे। मामले पर मेंबरान को कायल करने में मुकम्मल नाकाम, कहानी सुनाते रहे। मेंबरान ने मामले की नजाकत को अहमियत न देने पर सेक्रेटरी काबीना को सख्त झाड़ पिला दी। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने आर्मी अफसरान को मिलने वाले महंगे तहफ़ का सवाल भी उठा दिया। सेक्रेटरी काबीना से पूछा उनके तहफ़ कहां जाते हैं और कहां रजिस्टर होते हैं। नेशनल आर्काइव्स की बुरी हालत पर सेनेटर शिबली फराज की सेक्रेटरी काबीना कामरान अली फजल पर चढ़ाई। कायदे आजम के अहम कागजात भी बुरी हालत में फेंके जाने का इंकशाफ। तोशा खाना की कहानियां जानेंगे PAC में मौजूद रऊफ क्लासरा की ज़बानी और आपको तफसीलात से जो है वो आगाह करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों ने अवामी बिजनेस के साथ साथ कौमी खजाने को भी बड़ा धचका पहुंचा दिया। रेड जोन की हिफाजत के लिए हुकूमत ने 5 साल में 1 अरब 35 करोड़ के अखराजात कर डाले। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास कल हुआ, जिसमें बहुत सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आ रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सुहेल भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। भट्टी साहब, ये इजलास हुआ, इसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी जो है वो बातें इजलास की भी सामने आ रही हैं और फिर PTI का शिरकत ना करना, उस हवाले से भी जो है वो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। पहले हाँ बोला फिर ना बोला, क्या वजह बनी ना बोलने की। फिर कुछ बयानात जो वहाँ पे लीडरान मौजूद थे उनके भी आ रहे हैं। आपके पास क्या तफसीलात हैं इस इजलास को लेकर? जी बिल्कुल, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो गुज़श्ता रोज इजलास हुआ, जहाँ पर चारों सूबाई वज़राला भी मौजूद थे और दीगर सियासतदान भी मौजूद थे, वहीं आर्मी चीफ DGI SI भी मौजूद थे। DGI ने बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सबकी नजर जमी हुई थी कि बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर जो हालिया जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, ताने हुआ, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है, तफसीली डिस्कशन तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ बड़ा अहम मौका ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इस कमेटी का शिरकत से बाइकआउट किया, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर वहाँ मौजूद थे और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान भी मौजूद थे। गर्चे की PTI की तवक्को थी कि शायद मौलाना फजल रहमान भी शिरकत न करे, लेकिन उन्होंने वहाँ शिरकत की और मौलाना फजल रहमान और अली मीन गंडापुर ने इस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से जो बातें की, उसके अंदर उनकी दोनों की कुछ जो स्टेटमेंट्स है बड़ी अहमियत की हामिल है। जिसमें अगर हम बात करें तो लीमिन गंडापुर ने जिस अपनी पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कहा, गरचे उन्हें कुछ गिले शिकवे किए कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ आपने ओवरऑल जो सारे सिनेरियो थे, जो हालात थे, वहाँ पर PTI को काफी मुश्किलात का सामना है। हमें भी दहशतगर्दी के एक ऐसा शुबा है जिसमें दहशतगर्दी का शिकार है, लेकिन उन्होंने ये गिला किया कि हमारी पार्टी का वजूद खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा जी आपने हमारी पार्टी का वजूद खत्म कर दिया है और इस इजलास के दौरान जो बुनियादी तौर के ऊपर दहशतगर्दी के खात्मे से मुताल्लिक था, वहां पर भी उन्होंने अपना जो सियासी उनका एक पॉइंट था उन्होंने वहां पर रेज किया। इसके साथ उन्होंने जो अगली अहम बात की जिसमें अली मीन गंडापुर ने कहा कि 9 मई के जो मामला था, जिन लोगों ने भी किया, जो लोग वहां मौके पर मौजूद थे, उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। और उनका कहना था भाई मैं ये मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे पहले भी एक मरतबा अगरचे 9 मई के हवाले से बात कर चुके हैं कि जिन लोगों ने भी किया उसमें PTI के कारकुन भी थे, उन्होंने उस वक्त भी एक प्रोग्राम में एतराफ किया था और वो समझते हैं कि जिन लोगों ने 9 मई किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनका ये मौक़िफ़ बानी PTI और उनकी दीगर क़यादत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी का शिकार है, उस अंदर वहाँ पर जो दहशतगर्दी के सारे हालात है उसको कुछ जिम्मेदारी उन्होंने खुद भी ली, उसके अंदर हमारी हम भी इस सारे मामले में जिम्मेदार है। इसके साथ मौलाना फजल रहमान ने बात की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईद के बाद एहतजाजी तहरीक के हवाले से सारी
जो है उनका इंहिसार है, जो उनका तवज्जो इस बात के ऊपर है कि मौलाना ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को ज्वाइन करें। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने यहाँ पर भी अगेन उन्होंने भी यहाँ थोड़ा सा कुछ गिले शिकवे अपने किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2014 के इलेक्शन में हमें तो 2024 के इलेक्शन में हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई क्योंकि हमें थ्रेट था, जबकि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में खुलकर कैंपेन की, उन पर तो एक हमला नहीं हुआ। आज जब सूबे में दहशतगर्दी का दौर है तो समझ आता है कि क्यों तहरीक इंसाफ पर हमले नहीं होते थे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ को इस इजलास में जरूर आना चाहिए था। इसके साथ बिलावल भुट्टो सरदारी ने बात की, मुख्तलिफ तजावीज दी कि आलमी सतह के ऊपर अफगानिस्तान का जो रोल है उसको टेकअप करना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले के अंदर पाक फौज की शाना बचाना खड़ी है। लेकिन अहमद वली खान ने, जो हमेशा बड़ा अग्रेसिवली टेकअप करते हैं पीटीआई के मामलात को, उन्होंने कहा इस इजलास के दौरान कि हमें बताया जाए कि 2013 में तालिबान की हामी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में कैसे आ गए, उन्हें हुकूमत में लेकर कौन आया। हमारे इलाकों में तहरीक इंसाफ ने 40,000 दहशतगर्द आबाद किए। तहरीक इंसाफ का बानी इमरान खान तालिब है और दहशतगर्द है, ये उन्होंने एक इल्जाम आयद किया एक बहुत बड़े फोरम के ऊपर, जहां पर आर्मी चीफ मौजूद थे, दीगर अस्करी क़यादत मौजूद थी। और ये वो सारा मामला था जो कल कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के सामने ज़ेरे गौर रहा। भट्टी साहब, इसमें अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे, तो क्या उन्होंने ओवरऑल, क्योंकि पीटीआई वहां पे नहीं थी, तो उनके बयानात या उन्होंने जिस तरह से अपना मामला रिप्रेजेंट किया वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है, तो क्या वो ओवरऑल ऑन बोर्ड नजर आए वहां पे जो भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस हुई? क्योंकि जो क़यादत जिसने शिरकत नहीं की वो तो कहते हैं कि हम किसी ऑपरेशन के हक में नहीं है या फिर कोई काइनेटिक ऑपरेशन अफगानिस्तान में हो हम उसके भी हक में नहीं है। तो क्या ओवरऑल क्या फील था कि वो ऑन बोर्ड थे जो भी स्ट्रैटेजीज वहां पे डिस्कस हुई? जो वहां पर अब तक स्ट्रैटेजी डिस्कस हुई है, जो अब तक इतलात है उसके मुताबिक जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, अली अमीन गंडापुर समेत सब ऑन बोर्ड थे और सब ने इत्तेफाक किया कि हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी है, हमने अब दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई करनी है। पाकिस्तान ने जो एक सॉफ्ट स्टेट का इमेज है, इसकी बजाय एक हार्ड स्टेट का इमेज प्रेजेंट करना है। तो अगर ये हार्ड स्टेट का बड़ा वाज़ेह मतलब था कि आने वाले दिनों में बहुत अग्रेसिवली और कुछ बड़े पैमाने के ऊपर डेफिनेटली ऑपरेशन होंगे, तो वहां पर अली अमीन गंडापुर समेत सब ने इस बात से इत्तेफाक किया जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी है दहशतगर्दों से निपटने के लिए, सभी उसके साथ ऑन बोर्ड है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने इस जब मौके के ऊपर जहाँ पे उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से, तो उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया और हर तरह की सपोर्ट के अदा भी किया। लेकिन उन्हें थोड़ा सा वहां पे पॉलिटिकली भी अपना उन्होंने शायद मुनासिब समझा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म है जहां पर अपना जो उनके घर के पार्टी ने शिरकत तो नहीं की, लेकिन अपने थोड़ा सा जो पार्टी के जो गिले शिकवे हैं वो यहाँ पर पेश कर दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने हमारी पार्टी का वजूद ही खत्म कर दिया है। तो अगर थे कि उन्होंने अमन मान के हवाले से भी बात की और पॉलिटिकली भी किस हद तक उन्होंने इस मौके के ऊपर बात जरूर की। हाँ जी भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, जो अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई है, वहाँ पे तकरीरें हुई हैं, उसमें ये भी कुछ बातें आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तकरीर की है, वहाँ पे जो पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं, कुछ मैं ले रहा था, देख रहा था, कोई उस पर चल रहे थे, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब के वो तो तहरीक इंसाफ पे क्रिटिकल थे, ज़रा उनकी गुफ्तगू से या उनके पॉइंट से लग रहा था कि वो तरीके ये इंसाफ और तालिबान के अटैक्स इनको कहीं ना कहीं पे, तो उन्होंने इस पे सवालात उठाए कि जनाब कि ये हमले जो हैं बाकी उनके मुखालफिन पे तो होते थे, 2024 में भी उनके लिए मुश्किलात थी, दीगर लोगों के लिए थी, तो तरीके इंसाफ जो है तो उन पर एज सच अटैक्स नहीं है, किसी पे भी नहीं आने चाहिए थे। इसके बारे में क्या आपकी इंफॉर्मेशन है कि मौलाना साहब ने क्या गुफ्तगू की सर? साहब, मौलाना साहब नॉर्मली जब बाहर के मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, कोई प्रेस टॉक करते हैं, उसमें वो हुकूमत के ऊपर अपना प्रेशर बिल्ड रखते हैं, वो एक जनरल जो एक सिनेरियो है इंतखाबात को उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले भी कुछ इतलात थी और सेनेटर गुर्जर साहब भी कहते रहे कि पास्ट के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमीयत उल इस्लाम को इलेक्शन के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रही हैं और अभी भी हैं, लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2024 के इलेक्शन के हवाले से सब तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मौलाना फजल रहमान को केपी के अंदर उससे कहीं ज्यादा पीटीआई के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बाहर को उसके इन अमूर के ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं करते। लेकिन कल उन्होंने जिस तरीके से वहां पर बात की, उन्होंने कहा कि आपने 2024 में हमें तो कंपेन नहीं करने दी गई, थ्रेट अलर्ट थे कि आपके ऊपर हमला होगा, लेकिन पीटीआई के ऊपर हमला नहीं हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनकी गवर्नमेंट बन गई और सब कुछ हो गया और वो सब लोग हमला ना होने की वजह भी हमारे सामने आ गई। और उनको मौलाना फजल रहमान को स्टिल जो पीटीआई के साथ वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो माजी करीब के अंदर कुछ उन्होंने अपने मुतालबात भी रखे,
उनको अपने मैंडेट के हवाले से DA खान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर मौजूद हैं। और ये फोरम था जहां पर उन्होंने खुलकर इनका इज़हार किया। लग रहा है गुफ्तगू से कि मौलाना साहब, जो आपकी बातों से लग रहा है, जो कि फैक्चुअली भी करेक्ट लग रही हैं, मौलाना साहब जब पार्लियामेंट से बाहर होते हैं तो उस वक्त इनकी मीटिंग्स भी हो रही होती हैं, PTI के साथ अच्छी मोहब्बत प्यार चल रहा होता है, वहाँ पे सारा अच्छा जा रहा है, हुकूमत पे वो बरसते गरजते हैं। लेकिन ये कल PTI मौजूद नहीं थी तो उन्होंने उनके एब्सेंस का फ़ायदा उठाया और उन्होंने PTI पे पार्लियामेंट के अंदर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के सामने, टॉप मिलिट्री ब्रास के सामने उन्होंने सारा गुस्सा जो है तरीके इंसाफ पे निकाला और इन वे उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने तल्लुकात ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी खान साहब और उनकी पार्टी को अच्छा नहीं समझती, मौलाना साहब ने भी वही लाइन ली है। सो मौलाना साहब और एस्टेब्लिशमेंट जो हैं इन ए वे वो सेम पेज पे हैं एज फार एज PTI और इमरान खान साहब इज कंसर्न्ड इन द हाउस। साहब देखिए, मौलाना साहब को ज़ीर सियासतदान भी तस्वुर किया जाता है और मौके की मुनासबत से बेहतरीन सियासी हमला करना भी वो जानते हैं। अगर कल देखा जाए, कल इजलास में PTI नहीं थी, मौलाना साहब के लिए मैटर नहीं करता था। मौलाना साहब के लिए मौलाना का सबसे बड़ा सियासी हरीफ डेरा इस्माइल खान का सियासी हरीफ, खैबर पख्तूनख्वा का सियासी हरीफ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एक हाईएस्ट फॉरम पर मौजूद था। तो मौलाना साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से, और जिसे कहते हैं निशाने ताक कर लगाए कि अली अमीन गंडापुर मौजूद है, ठीक है PTI मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पे अपना थोड़ा स्कोर उनके सामने बराबर करूं। जहाँ पे अली अमीन गंडापुर इससे पहले गिले शिकवे कर चुके थे कि सियासी हमारे पार्टी का सियासी वजूद आपने खत्म कर दिया, हमारे साथ ये ज्यादती हुई, हमारे साथ ये ज्यादती हुई। तो मौलाना ने फिर उस मौके में आर्मी चीफ की मौजूदगी में, बाकी क़यादत की मौजूदगी में अली अमीन गंडापुर को ही उन्होंने बराह रास्त निशाना बनाया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने मतलब खुलकर कहा कि ये वो सारे हालात थे जिसकी वजह से, जिसके नताज हमें भुगतना पड़े और हमें कंपेन नहीं करने दी गई। और DA खान के हवाले से तो सबसे बड़े जो उनको मसाइल रहे थे कंपेन के हवाले से, बाद में जिस सूरत का सामना करना पड़ा, तो मौलाना उससे पहले भी कभी कभार उसका गिला शिकवा करते रहे। तो कल उन्होंने मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जब वो बात आपकी ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मौलाना साहब ने कल PTI के लोगों की अदम मौजूदगी में ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट से, फौजी क़यादत से अपने तल्लुकात जो है ना इनडायरेक्टली उन्होंने बेहतर किए, वर्किंग रिलेशनशिप अपनी बेहतर की, क्योंकि माजी में कोई तल्लुकात ख़राब चल रहे थे। तो कल उनको फ़ौरन मिल गया कि उन्होंने जब तनकीद की है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने भी जो वहाँ पे कल गुफ्तगू की है वो भी कोई मेरा ख्याल है ज़्यादा हौसला अफजा PTI को नहीं ये होगी। लिहाजा जो मेरा सवाल था कि PTI उसमें इस्टेब्लिशमेंट और मौलाना साहब जो हैं कल वो सेम पेज पे पाए गए हैं पार्लियामेंट में। सर बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, बिल्कुल दुरुस्त आपने पॉइंट आउट किया है। और मौलाना फजल रहमान ने इस बात का इजहार भी किया हाउस के अंदर, उनकी हमें पता चला वहां पर उन्होंने इस बात का कहा कि जितने सारे बाकी मामला आते हैं, हमारे सियासी खिलाफात है, एक तरफ यहाँ पे जब कौमी सलामती का मामला है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों का मामला है, पाक फौज के शाना बशाना है और हम मिलकर हमने आगे बढ़ने हैं और इस फितने का खात्मा करना है। तो मौलाना यक ज़बान से उन्होंने पूरी अपनी सपोर्ट का वहां पर इजहार किया। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ गिले शिकवे चल रहे थे इस हाईएस्ट मौके के ऊपर, जब सब नजर जमी थी कि मौलाना साहब खुद जिस मकसद फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, उनकी इस इजलास में शिरकत करना और उसके बाद मुक्तदरा का और उसके साथ जो सिविल क़यादत मसलिन क़यादत मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में इस सारे मामले के ऊपर अपना नुक्ता नजर बयान करना ये बड़ा मैटर करता था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इसका इम्पैक्ट, क्योंकि PTI नहीं थी वहाँ पे, PTI और ऑलरेडी आर्मी बड़े डायरेक्ट वो क्लैश में हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट इस पे अलायंस पे बनेगा जो ईद के बाद का कह रहे हैं? मौलाना साहब ने जो बातें की हैं, गुफ्तगू की है, अब उन्हें इससे मजीद अंदाज़ा होगा मौलाना साहब को कि PTI की बारगेनिंग पोजीशन तो मजीद कमज़ोर हुई है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मजीद वो पीछे गए हैं। मौलाना साहब की उनकी स्ट्रांग हुई है पोजीशन जो है, तो मौलाना साहब अभी भी एक वीक, एक पोलिटिकली तौर पर वीक इसके साथ जाएंगे अलायंस में, या मौलाना साहब कहेंगे नहीं यार ये बहुत आगे बढ़ गई है, अब मुझे नहीं जाना चाहिए PTI के साथ या बाकी जमातों के साथ, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और इनकी लड़ाई जो है वो फर्दर बढ़ेगी? या आपको लगता है नहीं, मौलाना साहब ये डबल गेम खेलते रहेंगे, हाउस के अंदर तकरीरें भी करते रहेंगे और इमरान खान साहब के साथ अलायंस भी बनाते रहेंगे? अगर सब एक चीज वाज़ेह होगी, मौलाना साहब की जो स्ट्रेटजी है, ईद के बाद उन्होंने एक फैसला करना है कि हमने तहरीक शुरू करनी है, किस तरह करनी है, लेकिन PTI के साथ जाते हुए दिखाई नहीं देते, वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे।
अगर उन्होंने कुछ मूवमेंट करनी है, कुछ जलसे करने हैं, कोई एहतजाज करने हैं, तो जमीयत उलमा इस्लाम के लिहाज के ऊपर वो खुद कर सकते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन नहीं लगता जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और जिन ख्यालात का इज़हार गुज़श्ता रोज उन्होंने कौमी इस्लामी की पार्लिमानी कमेटी के सामने किया है, वो पीटीए के साथ किसी एक जगह पे खड़े होकर वो एहतजाज कर रहे होंगे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आगे लेके बढ़ रहे होंगे। क्योंकि लास्टली भट्टी साहब, कोई अगर आपके आज सारा दिन में कोई बातचीत हुई और पीटीआई के लोगों से, क्योंकि दो कैंप थे, एक चाहता था हमें जाना चाहिए था, दूसरे चाहते नहीं जाना चाहिए था, वो कहते थे फोरम है नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ दिया। अब ये तकरीरें हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ हुई हैं पीटीआई के, मजीद आर्मी और पीटीआई के दरमियान फासले बढ़े हैं। कोई लोगों से आपकी बातचीत, कोई थोड़ी सी कोई सेंस ली हो, आर दे हैप्पी सेटिस्फाइड विद देयर पॉलिसी कि हमने ठीक किया नहीं किया, या कोई रिग्रेट्स हैं आपका ख्याल है कहीं ना कहीं पे कि नहीं यार हमें जाना चाहिए था, हमने एक और फोरम जाए किया? सर पीटीए में बिल्कुल रिग्रेट्स हैं, बिल्कुल आज सबकी नजरें इस बात के ऊपर थी कि अब थोड़ा सा चेक किया जाए किस तरीके के साथ महमूद खचक सही ने उलमा राजा नासिर अब्बास से बैठ कर डिसीजन अनाउंस किया, और वो सब लोग जिन्होंने इस इजलास में शिरकत के लिए नाम दे दिए थे वो रज़ामंद थे और वो समझते थे कि ये हाईएस्ट फोरम है, हमें हर सूरत यहाँ पे शिरकत करनी चाहिए, हमें इस फोरम को लूज नहीं करना चाहिए। वो सब इस बात के ऊपर खफा है कि हमने इस अपॉर्चुनिटी को लूज किया है। अगरचे कि बानी पीटीआई का जो इजहार ख्याल उन्होंने किया महमूद खानदान सिद्दीकी के फैसले के ऊपर, वो गुज़श्ता रोज था जब वो ये चीज अनाउंस हो चुके थे कि हम इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन पीटीआई के अंदर बेशतर जो अफराद थे, जो सीनियर क़यादत थी, वो ये चाहती थी, इस बात के ऊपर कन्विंस थी कि हमें कौमी इस्लामी की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक अहम स्टोरी डिस्कस करेंगे। तोशा खाना में होने वाली बेकायदगियों का मामला पीएससी में पहुंच गया है और ऑडिट हुकाम ने तोशा खाना के खुसूसी ऑडिट में मसाइल के अंबार कमेटी के सामने पेश कर दिए हैं। बड़ी अहम ये पीएससी की मीटिंग रही, इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस हुई तोशा खाना के हवाले से, वो तफसीलन आपके साथ शेयर करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। एक बड़ा अहम टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तोशा खाना का इशू जो है वो ऑन एंड ऑफ उठता रहता है हमारे सियासी मंजरनामे में कि कौन कौन से तहाइफ हैं जो हमारे स्टेट डिग्नेटरीज जो हैं वो जाते हैं स्टेट विजिट्स पे और वहाँ से लेकर आते हैं, और उनके साथ फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, उसकी कहानी जो है वो कुछ सामने आई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो है ये मामला पहुँच गया है और क्लासरा साहब जो हैं वो उस मीटिंग में मौजूद हैं, इनके पास कुछ तफसीलात हैं। क्लासरा साहब स्टार्ट करना चाहेंगे आप 1956 से कहां से शुरू करना चाहेंगे ये कहानी? बिल्कुल, मैं आज उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास था, मैं और इमरान मगराना साहब जो हैं दोनों हम जाते हैं, तो मैं वही अपने नोट्स जो है ना जो हाथ से लिखता रहता हूँ आपको बताता हूँ मैं, तो मैं वही देख रहा था। इमरान मतलब मेक्स मोर एफर्ट्स, से इमरान मगराना जो हमारे बड़े शानदार रिपोर्टर हैं, वो बड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं मुझसे, मैं तो बैठ कर सुन रहा होता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं भी पॉइंट्स लेता रहता हूँ। 3-4 बड़े अहम टॉपिक है, मेरा ख्याल है आपके पास भी उनकी डिटेल मौजूद है, एक एक करके हम जाते हैं। 4-5 हैं इशूज, आज उनको सेपरेट कर लेते हैं। मेन चीज़ ये है, यहाँ से शुरू करते हैं। आपने 1956 से कहा, मुझे जो आज एक थोड़ा सा वो हुआ है ना, इससे पहले कि हम 1 to 1 एक तमाम चीज़ों में जाए, मैं थोड़ा सा जनरल रिव्यू देना चाहता हूँ। एक तो कमेटी के जो मेंबर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, मैंने पहले भी कहा था 29 मेंबर्स के साथ पीएससी नहीं चल सकती। अब पीएससी को ख़राब कर रहे हैं, हर पार्टी ने 4-4, 5-5 बंदे ठोक दिए, ना दें नाराज़ हैं हर कुछ। उस कमेटी की वो जो नो ऑफेंसेस टू एनी देम, काबिल लोग होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो कमेटी नहीं चल पा रही। 29 लोगों के साथ आप नहीं चला सकते। फिर कुछ लोग आपके साथ ऑनलाइन होते हैं, कुछ आपके साथ बैठे हुए हैं, किसी को मौका मिला 2-4 ने बोल लिया, 2-4 ने ना बोला, सो बाज़ दफ़ा ना वो मतलब मैस सा मच जाता है। सो 29 बहुत बड़े, इसकी कुर्बानी दें, कोई मेहरबानी करें, इसको 10-12 तक लें, ये बड़ी कमेटी, ताकि आराम से कंप्रीहेंसिव इसको आप लोग भी तफसील से सुने, कोई चीज़ें भी हों, लेकिन हमारी किसी ने सुननी नहीं है। सो हर दफ़ा प्रॉब्लम वहाँ पर होते। बट आई मस्ट से, मेरी जुनैद अकबर साहब के बारे में इनिशियल जो मेरी वो थी, मैं किसी नए बंदे हैं नहीं चला पाएंगे, फिर उन्होंने ऐसे बम्बार्डमेंट्स पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए थे, जला देंगे, मार देंगे। मैं तो डर गया था, मैं भाई साहब आप तो मतलब वैसे अदरवाइज ही लुक्स अ वेरी जेंटलमैन एंड डिसेंट मैन, तो मतलब आपने कमेटी चलानी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से ह्यूज, मतलब स्पीकर कौमी असम्बली के बाद अगर कोई बड़ा ओहदा है ना, मुझसे पूछें, वो आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। बल्कि उससे भी बड़ा ओहदा है कि ये उनका भी
भी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, उनके स्पीकर ऑफिस की जो फाइनेंस कमेटी है उसका भी ऑडिट पहले इनके आगे आते होते। सो ये अगर देखा जाए तो तीसरा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल या चौथा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उसका चेयरमैन अगर बैठ के इस तरह के बयान, मैं इनिशियली डर गया था, बट आई मस्ट से ही इज अ न्यू मैन एंड ही इज ट्राइंग टू, वो कहते हैं ग्रैब या ग्रेस्प उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे सवालात भी करते हैं, अच्छी बातें भी पूछ लेते हैं और बाज़ दफ़ा मतलब लाइट को सेंस ऑफ ह्यूमर भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन आज उन्होंने बहुत बड़ा सवाल पूछा सेक्रेटरी कैबिनेट से, कामरान अफजल साहब से, जो शायद और कुछ चेयरमैन होता तो इतनी जुर्रत ना करता। आई मस्ट कम्प्लीमेंट जुनैद अकबर साहब को। उन्होंने पूछा जब सारे तहफ़ की बात हो रही थी कि कौन सियासतदानों के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स दीगर से, तो उन्होंने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा। उन्होंने जनाब ये बताएं फौजी अफसरान को जो गिफ्ट मिलते हैं ये भी तो जाते हैं ना, इनका रिकॉर्ड किधर होता है, इनकी डिटेल्स कहाँ पे रजिस्टर होती हैं? तो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा, बताएं। एंड दैट वाज वेरी ह्यूज क्वेश्चन, जो पहले कभी इस तरीके का माजी में अगर होता होगा तो पूछा जाता होगा, लेकिन जुनैद अकबर साहब ने सवाल पूछा और सेक्रेटरी कैबिनेट कामरान अफजल साहब ने कहा जी, उन्होंने बड़ा वन लाइनर में मुका दिया, उन्होंने जनाब ये चीज़ें हमारे पास तो नहीं आते। तो इसका मतलब ये है कि फौजी अफसरान जो माजी में या दीगर चीज़ें होती थी वो इनके पास डाटा, इनके पास चीज़ें, वो इनको कोई पता नहीं है। कैबिनेट ये डिवीजन को, तोशा खाना को, आर्मी अफसरान जो माजी में या इवन मौजूदा भी जब बाहर जाते हैं, अगर इनको तहफ़ मिलते हैं उनको कहाँ रिपोर्ट किया जाता है? तो कैबिनेट डिवीजन कहते हैं हमारे पास कोई नहीं आता, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास मेरा ख्याल है कोई मैकेनिज्म है, शायद कोई GHQ के पास अपना कोई सिस्टम है रिकॉर्ड करने का नहीं है। बहरहाल उन्होंने कहा जी हमारे पास ये कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ सियासतदानों का है, रूलिंग लीड का है। हालांकि कहा गया था कि पब्लिक सर्वेंट्स जो भी तनख्वाह लेते हैं कहीं से भी, उनका रिकॉर्ड अगर उनको मिलते हैं, कोई तहफ़ मिलते हैं तो उनको जमा करवाना है, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। सो दैट्स अनदर डिबेट। लेकिन इस पे कमेटी अरकान जो हैं इस डिबेट को आगे लेकर जा सकते थे, वो कोई लेकर नहीं गया। 29 बना तो दिए ना आपने, कोई मैवरिक कोई और नहीं निकला जो फर्दर इसको प्रोब करता कि डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा जाए, सर उनसे बुलाया जाए, या और कुछ नहीं GHQ को एक लेटर लिख दें, उनसे पूछ लें कि भाई साहब अगर आप लोगों को तहफ़ मिलते हैं तो वो किधर जाते हैं। वो 29 लोगों में से वो आगे पूछने की जरूरत फर्दर किसी को नहीं हुई। सो डिबेट वहां पर एंड होगी। एक तो ये था। नो कमिंग टू द पॉइंट, जो मुझे मायूसी हुई है ना, उस पर आता हूँ मैं। आपको जैसे पता है, अच्छा नहीं लगता बार बार दोहराते, 2000 से मैं इसको कवर कर रहा हूँ, जब HU बेग साहब जो है इसके चेयरमैन थे। टॉकिंग अबाउट, मेरा ख्याल है ये 2000 की बात है, 2001 की बात है। बड़ी अच्छी कमेटी बनाई गई थी टेक्नोक्रेट्स की जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, और मीडिया को उन्होंने आके इनको अलाउ किया था। सो मतलब आई कैन क्लेम मोस्ट सीनियर, वो सिटीजन टाइप, मोस्ट सीनियर रिपोर्टिंग टाइप को, जिसने इसको पहले दिन से इसको कवर किया हुआ है। सो मेरे सामने बहुत सारे इनके मतलब कमेटीज के चेयरमैन भी, मेंबरान भी, प्रोसीडिंग भी, हमें पता चलता रहता है कि कौन कितनी वर्थ में है। स्पेशली ये वहद कमेटी जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की क्लास का पता चलता है। सो मैंने देखे हुए हैं कि एक दौर था कितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते थे, इल्म के साथ, नॉलेज के साथ, तैयारी के साथ, और मजे आते थे। मैंने जितना सीखा है HU बेग साहब की कमेटी या बाद में सीखा है कि ब्यूरोक्रेट्स की एक क्लास आती थी जिससे पता चलता था यस पढ़े लिखे समझदार, तैयारी के साथ, और डिबेट्स होती थी मजे की। तो तभी सॉरी टू कट यू, इतने ही लोग शामिल थे, क्वांटिटी कम होते थे, 10-12, इसलिए कमेटी अच्छी होती थी। 29 नहीं, ये 29 अब किया इन्होंने, अब की दफा सेनेट में डाल दिया इन्होंने दरमियान में। पहले सेनेट नहीं हो, सेनेटर्स नहीं होते थे, सिर्फ कौमी असेंबली होती जो फाइनेंस बिल पास करते थे। अब सेनेटर्स भी आ गए। सो एक मतलब सम टाइम एक बड़ा बाजार लग जाता है, मतलब मेस टाइप। खैर नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन इस तरह चलना नहीं है काम जैसे चला रहे, मैं ये कह रहा हूँ। खैर जो क्लास थी वो क्लास खत्म हो गई है ब्यूरोक्रेट्स की। आज कामरान अफजल साहब सेक्रेटरी कैबिनेट, ही इज द मोस्ट सीनियर मैन। ये वो हैं जो आपके प्रमोशन बोर्ड अभी हुआ है ना, जिसमें बहुत सारे अफसरान की प्रमोशन की गई हैं, सेंट्रल प्रमोशन बोर्ड कहा जाता है जिसको, उसके वन ऑफ परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें, एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ये हो गए, बाकी लोग। सो ये बैठ के अफसरान की जो ब्यूरोक्रेट्स की क्लास है प्रमोट होते हैं, उनके ये फाइनल करते हैं। जरा जहन में ये बैकग्राउंड रखना जरूरी है कि कामरान अफजल साहब की जो पुअर परफॉर्मेंस आज रही है, जिस तरह के वो ग्रिल हुए और जिस तरीके का वो सवालात के जवाबात देने में नाकाम हुए, मिजरेबली, मतलब इतने बुरे तरीके से मैंने किसी सेक्रेटरी को कमेटी में इतना ग्रिल होते मैंने नहीं देखा रिसेंट ईयर्स में, जितना कामरान अफजल साहब हुए हैं, और जितनी एम्बेरसमेंट उनको हुई है, जितनी कमेटी मेंबरान ने उनको स्नब किया है। मतलब मैं पोलाइट लहजे में मैं डांट डपट कहूँगा, शायद सख्त हो जाएगा, बट दैट वाज अ डांट डपट जो उनको की गई। हर मेंबर ने तकरीबन मोस्टली उन्होंने उस पर डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। हर दूसरी चीज़ पे पता चलता था उनकी कोई तैयारी नहीं है, उनको कोई चीज़ों का पता नहीं है। अच्छा, मुमकिन तौर पर हाइपोथेटिकल इस तरह की बातें करना शुरू हो गए थे वो सारी। सो ही वाज बैडली ग्रिल्ड एंड एक्सपोज्ड, कि लगा है कि उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सीरियस नहीं लिया। इसके लिए ज़रूरी होता है DSC की जो मीटिंग होती है,
डिपार्टमेंट इस अकाउंट्स कमेटी की जिसमें ऑडिट और उस मिनिस्ट्री के लोग बैठते हैं, उसको उन्होंने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा जी खैर चले जाएंगे, जैसे कैबिनेट को हम शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट को मैं डील कर लेता हूँ और कोई सवालात नहीं किए जाते क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर मतलब काबिल होंगे सारे, लेकिन कोई नहीं पूछते तो मेम्बरान भी नहीं पूछेंगे। सो उन्होंने उसी तरीके का कैबिनेट को ही जैसे वो नाम सीरियस लेते होंगे शायद, उन्होंने इसी तरीके के पीएससी को लिया। कोई डीएससी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर करता होता है, सेक्रेटरी, इन्होंने कोई डीएससी को हैंड नहीं किया। अच्छा, सीरियस ही नहीं लिया ना। उनके नजदीक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मतलब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी हूं, मैं वजीर आजम, मैं कैबिनेट डील करता हूं, ये कौन मेंबरान है मैंने मुझसे पूछेंगे। नतीजा क्या हुआ कि वो तैयार ही नहीं थे, वो चीजों का पता ही नहीं था। वो बार बार किसी अफसर को बुलाते थे काम में, मुझे बताएं, जिस पर उनको ग्रिल किया गया खासा कि भाई साहब आप मीटिंग से पहले चीजें कर रहे हैं। अच्छा, आपने पूरा टाइम जाया किया, 1.5 घंटे तक कमरान अफजल साहब जो हैं 1.5 घंटा मीटिंग उनकी सिर्फ इस पे चलिए। तोशा खाना वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक ऑडिट पैरा वो सेटल नहीं करा सके। सेटल मींस वो मेंबरान को ऑडिट को मुतमिन नहीं कर सके कि जो बातें हम बता रहे हैं वो ठीक है। अच्छा, पता ये चला वो जॉइंट सेक्रेटरी के जरिए सारी चीजें करवाते रहे, उन्होंने उठा के बाहर फेंके। जनाब ये तो मानते नहीं है। 1.5 घंटा उन्होंने जाया किया, अपना भी किया, हमारा भी किया, कमेटी का भी किया कमरान अफजल साहब ने। और उनको ब्यूरोक्रेसी का माशाल्लाह बड़ा एक कंपिटेंट अफसर जाना जाता है, जो बैठ के दूसरे अफसरान की ग्रेड 19, 20, 21, 22 की प्रमोशन फरमा रहे हैं। खुद उनकी हालत ये थी कि अपने बड़े टेस्ट में जो आज पीएससी का टेस्ट था जहां पे पता चलता है आप कितने पानी में, बुरे तरीके से फेल हुए और स्नब हुए वहां पे, और आए बाएं शाएं वाला हिसाब था। मुझे समझ नहीं आती कि जो इस तरह के अफसर आगे अफसरान को प्रमोट कर रहे हैं, जरा लेवल देखें, जरा आप थोड़ी चेंज जरा मुलाहिजा फरमाएं कि जो आज वहां पे बुरे तरीके से पीएससी में बहुत सारी चीजों के सवालात के जवाब नहीं दे सके, जिन्हें कुछ पता ही नहीं था, जिन्हें वहां पे बार बार माजरतें करनी पड़ी, हमें टाइम दे दें, हम दोबारा कर लेते, 15 दिन बाद कर लें, ये भी इनका तरीका होता है ब्यूरोक्रेट्स का। तो कहानी डाल दो इनको मेंबरान को, वो जी बाद में कर लेते हैं सर, डेफर कर दें सर, हम मीटिंग कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। वो भाई साहब आप फिर यहाँ क्या करने आए हैं? इतनी बड़ा मीटिंग हो रही है, अलाउंसेज हो रहे हैं, पैसे लेंगे मेंबरान, पैसे लेंगे, आपको तनख्वाह मिल रही है, हम सारे लोग रोजे की हालत में सारे गए हुए हैं आपको सुनने के लिए, और फिर आप कहते हैं। और उसके बाद 1.5 घंटे की ग्रिलिंग के बाद, एंड ही वाज बैडली ग्रिल्ड एक से। अभी जो शिबली फराज साहब के साथ उनकी थोड़ी सी वो बहस हुई, मैं वो जरूर वक्फा लेना है मैं वक्फा ले लूं। असल चीज नेशनल आर्काइव्स की जो तबाही मची हुई है, जिस तरीके का शिबली फराज साहब ने उसका नक्शा खींचा है, और उस पे ये कमरान अफजल साहब उससे एग्री कर रहे थे, हाँ जी अब हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मुझे दुख हुआ कि यार ये हमारा ब्यूरोक्रेट जो है, कोई भी हो, इतने भी सेंसलेस हो सकते हैं, बेहिस हो सकते हैं कि नेशनल आर्काइव्स के कैद आजम के इंपॉर्टेंट पेपर डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू शिबली फराज साहब जो कि कैबिनेट डिवीजन के तहत नेशनल आर्काइव्स आता है, वो वैसे फेंके हुए हैं, वैसे पड़ी हुई हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, कोई आपके कागज जाए हो रहे हैं, जो आपकी हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, सारा कोई तवज्जो नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इस पे क्लासेस साहब शॉक्ड के यार इस मुल्क को ये ब्यूरोक्रेसी ऐसे चला रही है, और ये प्रमोशन दे रहे हैं, मतलब और ये प्रमोशन दे रहे हैं, और इनको खुद जो है वो कर रहे हैं लोगों को कि इसको प्रमोशन दो, ये काबिल है, ये नलायक है, इसको रहने, और ये खुद जो है वो बगैर तैयारी के। मुझसे पूछे अगर नो ऑफेंसेस, ही माइट बी वेरी गुड जेंटलमैन, मेरे बस में होता आज उनकी परफॉर्मेंस देने के बाद ना इनको 22वें में 20वां ग्रेड कर लेता, वो भी डिमोट कर देते आप। मैं बिल्कुल करता, मैं मतलब मैं माजरत के साथ कह रहा हूं, ही माइट बी गुड मैन, लेकिन जो परफॉर्मेंस आज मैंने देखी ना कमरान अफजल साहब की, मैं इनको 22वें से 20वें में करता और साथ में लिख देता टिल रिटायरमेंट इनको फर्दर आपने इनको प्रमोट नहीं करना। यार ये आप लोगों की ये परफॉर्मेंस है, इतने बड़े अहम इश्यूज हैं जो डिडंट कम आउट विद उसके तैयारी के बगैर आप आए हैं। इस डिमोशन पे एक ब्रेक तो बनती है, एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो है नाज़रीन कुछ मजीद जो है वो इसमें इंकशाफात हुए हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज पीएससी में तोशा खाना के खुसूसी ऑडिट में मसाइल के अंबार लग गए, उसकी क्या तफसीलात है हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे क्लासा साहब से। क्लासा साहब आप नेशनल आर्काइव्स की जो है वो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। जी क्या नेशनल आर्काइव्स में आता हूं मैं। जी सवाल ये है कि आज एक और बड़ी दिलचस्प मैंने सिचुएशन देखी जी, वो ये थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बैठी हुई है ना, उनके MNAs जिसके मेंबर हैं, सेनेटर्स भी, पीपल्स पार्टी है, नवाज लीग है और PTI है, अब तमाम के लीडरान ने तोशा खाना को लूटा हुआ है। वही बात है, लुटेरा हमारी मर्जी का। अब किसी को जरूरत नहीं हो रही थी कि खुल के सवाल करे, जरा ध्यान में रखिएगा। अच्छा हाँ, दैट्स द इशू कि आप खुल के पूछ नहीं रहे कि अगर आप इमरान खान की घड़ी की बात करते हैं तो जो साथ बैठा है वो फिर आसिफ अली जरदारी की BMW की बात करेगा। आप BMW की बात करेंगे तो नवाज शरीफ साहब के तोहफे तहफ हैं जो उनकी वो डिटेल है उनकी बात करेगा। सो एक दूसरे के काने हैं।
माशाल्लाह कोई किसी को ताने देने के काबिल नहीं था। हम तो वो रखते जो पीटीआई के लोग नाराज हो जाते हैं कि इमरान खान को काम नहीं करने चाहिए थे, उनको घड़ियां वगैरह वटेवर जो भी माल दौलत ली, ताकि वो ना करते तो उनका एमएनए सेनेटर आज पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को ग्रिल कर सकता था पीएसी में, उनको ताने दे सकता था। चुप रहे हैं। ये अनअनाउंस्ड अलायंस है इस इलीट का, जिसको खान साहब कभी कहते थे इलीटिस्ट कैप्चर। ये इलीटिस्ट कैप्चर है कि आपने लीगलाइज तौर पर पूरे के पूरे तोशा खाने लूटे हैं, तीनों पार्टी के उनको सरबराह ने लूटे। किसी अब ये मुमकिन है कि तोशा खाना डिस्कस हो रहा हो 2.5-3 घंटे तक और कहीं पे इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी क्या जिक्र ही ना हो? ये पॉसिबल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कितने बड़े स्कैंडल रहे हैं, अदालतों तक गए, इमरान खान को सजा हुई है। इमरान अच्छा उसको नवाज शरीफ साहब, यूसुफ गिलानी साहब, जरदारी साहब पे केसेस चल रहे हैं तोशा खाने के, और या 3 घंटे इजलास हो और उसमें जिक्र ही ना हो, कोई एमएनए जिक्र ना करे, कोई सेनेटर जिक्र ना करे। वह ये है बिग आपका कंप्रोमाइज। ये पॉलिटिकली तौर पर इसका हम इमरान खान के जिस वजह से मैं जाती तौर पर उनका वो मैं नाके दुआऊं कि आपको ये काम नहीं करने चाहिए, ताकि कोई एक बंदा तो सवाल आपकी पार्टी का कोई उठाता ना, आज सारे डर के मारे बैठेंगे कि हमने इमरान खान की घड़ी, अगर हमने बात की जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ साहब पे, तो खान साहब की और बुशरा साहब की लुटमार वो सामने ले आएंगे। हर शय को कहते कानून कहते की स्टोरी हम कल मैं बता दूंगा जो कानून कहते पे आज वहां पे गुफ्तगू हुई है। ये एक अलहदा चीज थी जो मैंने नोट की है। ये लेटेस्ट कैप्चर है कि इलीट क्लास लूट मार के मामले में इमरान खान वो कहते ना तेरी उसमें दरबार में पहुंचे कि सरकार में पहुंचे, एक हो, एक तो मुझे शेर नहीं याद रहता शेर बता इसी तरह का कोई है, मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स कहते हैं खुदा खेले या तो कहा ना कर पूरा, तेरी सरकार में पहुंचे तो एक हुए। यहाँ पे सारे एक हैं, महमूद अजाज एक हैं, वहां पे सारे बिल्कुल एक ही इमाम है, इनका एक ही सुन्नत है, इनकी एक ही सारी चीजें। वो क्या है कि हमने लूटना है, मारना है, माल बनाना है, उस पे कोई लड़ाई नहीं है, किसी की लड़ाई नहीं हुई आज। सब नहीं फायदे उठाए हुए हैं बिल्कुल। मतलब ये वाले है ना लूट के ले गए, और ये कोई छोटी अमाउंट्स नहीं है ये जो इन्होंने वो तोहफे तहफ ले, दैट्स अनदर थिंग। अब एक और सुन ले मजे की चीज, एडिटर जनरल पाकिस्तान गोंदल साहब, जिनसे तवक्को की जाती है जो अकाउंटेबिलिटी करेंगे कैबिनेट की, कैसे मिल जाते हैं सारे एलिटिस्ट। जब उनसे रिकॉर्ड मांगा जा रहा था 2002 से पहले वाला कि किधर रिकॉर्ड है वो जो इतने सारे तोहफे तहफ बाकी लोग तो लेते रहे, तो उन्होंने फरमाया, जिस पे उन्होंने बिलाल खान साहब ने बिल्कुल सही बात की, अच्छे मैंने अच्छा बोलते हैं बिलाल अहमद खान साहब, ही स्पीक्स वेरी वेल एंड आई लाइक हिम। उन्होंने कहा भाई साहब आप एडिटर जनरल पाकिस्तान, वो कहते हैं हो सकता है रिकॉर्ड मौजूद ना हुआ, आप कैबिनेट वालों को ये कह रहे, रास्ता दे रहे हैं उनको कि आप हमें ऑडिट को कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। यू आर द एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, आप तो उल्टा हमें कहेंगे रिकॉर्ड लेके दें। आप उनको ये पतली गली से रास्ता दिखा रहे हैं निकल जाओ। ये एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बैठ के उनको चोरी वाले रास्ते समझा रहे हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को कि तुम कह दो जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं, हम मान लेंगे। अब देखें ना कि एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हु इज द वॉच डॉग, जिसने ऑडिट करना है, वो कामरान अली अफजल साहब को ये बता रहा है कि भाई साहब आप कोई जो मामला जो है ना आप टाल दें। जब अगर इस तरह का एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आप बिठाएंगे, फिर आप देख लें अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा। अब उस पे जरा अगर 1-2 मिनट है नेशनल आर्काइव्स पे आ जाएं। जी नेशनल आर्काइव्स ये होते हैं कैबिनेट डिवीजन के तहत जो पाकिस्तान के 1947 से लेके ऑनवर्ड, पहले का रिकॉर्ड भी होगा, जो आपका फाइल वर्क है, वो कैद आजम साहब के लेटर्स हों, उनके बहुत सारे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट उनकी कॉरेस्पॉन्डेंट है, उनके बाद के आने वाले प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत जो कुछ भी है, ये सारा कुछ वहां पे है। शिबली फराज साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने जनाब कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा कामरान अली अफजल साहब से कि आपने कभी विजिट किया है कि इसको नेशनल आर्काइव को? उन्होंने कहा जी एक दफ़ा मैंने किया था। तो शिबली फराज साहब करके आए थे, और शिबली फराज साहब ने जो नक्शा खींचा है, मतलब हर मतलब दर्द दिल पाकिस्तान की आंख में आंसू आ जाएंगे कि आपके नेशनल आर्काइव्स का लगता था कि कहीं पे रद्दी खाना है, कुबाड़ खाना है, एक कुबाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है जिसमें पाकिस्तान के अहम फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, इवन कैद आजम के जो पेपर्स हैं, कैद आजम की चीजें जो हैं हाथ से लिखी हुई, नोट्स हैं, फाइल्स हैं, वो बिखरी पड़ी हुई हैं वैसे के वैसे उस पर। अच्छा उन्होंने माना। अच्छा ये क्लासा साहब, हाँ सॉरी ये जो है वो हम बिल्कुल वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। हाँ जी, पता है सेक्रेटरी कैबिनेट क्या कहते हैं? कहते हैं बिल्कुल जी आपको नेशनल आर्काइव्स अच्छी शक्ल में नहीं मिलेगा। इट्स ए बिग शेम कि सेक्रेटरी कैबिनेट मान रहा है कि जो उसके सरबराह हैं, बास हैं, कहते हैं अब हम कुछ करने की कोशिश की थी, कोई प्रोजेक्ट किया, लेकिन अभी भी अच्छी हालत में नहीं मिलेगा। इसके बाद भी बताएं इनका 22वां ग्रेड रहना चाहिए। आपने जो मतलब मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगा कि मैंने डिमोट कर दिया, मेरे पास में हाँ। जो मान रहा है बंदा कि कैद आजम के डॉक्यूमेंट्स और फाइलें और चीजें जो है अच्छी हालत में नहीं है,
वो फरमा रहे हैं जनाब, वो बैठ के अफसरान को तरक्कियां दे रहे हैं यहाँ पे 21वें ग्रेड की। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अनफॉर्चुनेट क्लासा साहब, और बहुत सारी चीजें बिल्कुल इसमें मौजूद हैं। नेपरा परफॉर्मेंस जो है उस हवाले से भी हम बात करना चाह रहे थे क्लासा साहब से। बहुत बड़ा स्कैंडल है, कल के लिए रख लेते हैं। आंखें खुल जाएंगी कि ये हमारा एलिटिस्ट कैप्चर हो कैसे रहा है इस मुल्क में, ये कैसे टॉप के लोग ऊपर मिल जाते हैं। तो पीएसी में जो है वो 3 घंटे क्लासा साहब मौजूद थे और बहुत सारे इंकशाफात जो हैं वो उसमें हुए हैं, जिसकी तफसीलात क्लासा साहब बता रहे थे। बट वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इसको तफसीलन हम डिस्कस करेंगे।